उसके बाद आगे चलेगी। 4-5 है, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मोन्यूमेंट्स तुम्हारे डिग्रेड हो रहे हैं कि उन लिस्ट में कौन कौन से मोन्यूमेंट जो है वो है, वो कौन कौन से। पहला कौन सा? पहला ताजमहल है, ठीक है। लोटस टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, चार मीनार और इंडिया गेट, इंडिया गेट एंड रेड फोर्ट। ये कुछ मोन्यूमेंट्स आपके हैं जो क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं टाइम बाय टाइम। अच्छा, आज का पहला क्वेश्चन देखो, डिस्कस करते हैं और समझते जाना। क्या कह रहा है? हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैड, ये इतना पहले ये समझो, ये जो क्वेश्चन आज वाली क्लास में ना, ये बेसिक जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो ट्राई करना कि शोर मत करना, सिर्फ 10 क्वेश्चन ये वाले देख लेना। और जितने क्वेश्चंस अभी तक तुमने करे हैं अराउंड राउंड, मैं बोलता नहीं, बट तुमने शायद 400 या 500 क्वेश्चन आराम से कर लिया होगा, ठीक है। बट उसमें से मेरे को लगता है हार्डली 100 ही याद होंगे, बट वो भी बहुत है, वो भी बहुत है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैड कॉल्ड रविंद्रनाथ टैगोर एज द ग्रेट सेंटिनल। किसने कहा था रविंद्रनाथ टैगोर को द ग्रेट सेंटिनल? किसने कहा था? महात्मा गांधी। और द ग्रेट सेंटिनल का मतलब क्या है? तुम बोलोगे गार्ड, गार्ड बोलोगे जो प्रोटेक्ट करे, ठीक है, जो प्रोटेक्ट कर रहा हो कंट्री को, ऐसा कुछ। तो द ग्रेट सेंटिनल किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने। अच्छा, इनके रिलेटेड अगर मैं 2-3 क्वेश्चन तुम्हें और पूछूं, मेरे को ये बताओ रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? ये पहले एक बार क्लास में करा था, शाबाश। 1913 याद है? और किस में मिला था? लिटरेचर में। याद है? नहीं याद? मैंने पहले बोला था कि तुम्हें जितने क्वेश्चन करे हैं उसमें से कुछ ही याद होंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी अमंगस्ट द फॉलोइंग, किसने कहा था? ग्रेट सेंटिनल किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने। ये कुछ उनके काम बताएं। यहाँ पे देखो नोबेल प्राइज मिला था उनको 1913 में, ठीक है। उनकी एक बुक थी गीतांजलि, जो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, एक चीज। अच्छा, उन्होंने विश्व भारती एक यूनिवर्सिटी फाउंड करी है, ठीक है। कहाँ पे है? कलकत्ता में, शांति निकेतन में। अच्छा, उसके बाद वही की ग्रेट सेंटिनल इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो उन्होंने क्या करे, प्रोटेक्ट करा कंट्री को, चीजों को मतलब बचाया जो भी है। और उनको एक टाइटल मिला था नाइटहुड का, ठीक है। नाइटहुड का टाइटल उनको मिला था। देखो नाइटहुड का टाइटल दिया किसे जाता है, बाद में हंस लेना, पहले सुन लो। नाइटहुड का टाइटल किसे दिया जाता है? जिसने किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में कुछ काम किया हो। किसी पर्सन ने किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में कोई काम किया ना, उसको एक नाइटहुड का टाइटल दिया जाता है, ठीक है। बट जब यहां समझना, जब वहां पे तुम्हारा जलियांवाला बाग वाला जो मैसेकर हुआ था ना 1919 में, उन्होंने अपना ये टाइटल क्या कर दिया था? दे दिया था। ये टाइटल उन्होंने नहीं रखा था खुद के पास, रिमूव कर दिया था, इतना याद रखना। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू जो न्यूयॉर्क में है, वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, या नन ऑफ द अबव? इंपॉर्टेंट है कि ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल एक रेलवे स्टेशन का नाम है। ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, या हाईएस्ट पोजीशन पे है, या फिर लार्जेस्ट है? तो ये लॉन्गेस्ट होगा, लंबा। लार्जेस्ट होगा कि बहुत ज्यादा चौड़ा है, कि इतना समझ लो कि वहां पे बड़ी सारी ट्रेन आके रुकती होंगी, इतना समझ लेना। प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो है न्यूयॉर्क में वाज द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म्स कितने हैं? 44 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे। अच्छा, ये तुम्हें पता है एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। अच्छा, पहले तुमने जो कल वाली क्लास में पढ़ा हुआ, पहले कल वाली क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करो। साइटोलॉजी किसकी स्टडी? सेल की। हिस्टोलॉजी? हिस्ट्री की। शाबाश, कर दी ना, कर दी। कल की जो भी है तुम बताओ। हिस्टोलॉजी किसकी स्टडी है? हिस्टोलॉजी किसकी स्टडी है? टिश्यूज की। टिश्यूज की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी है?
देखो कहते हैं कि द रीजन ऑफ हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स, ये तो नहीं। बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस तो साइकोलॉजी है। इंसेक्ट की स्टडीज को क्या बोला जाता है? एंटोमोलॉजी। और जो फॉर्मेशन होती है रॉक्स, ये रॉक्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? शाबाश, आपका सब्जेक्ट भी है जियोलॉजी। शाबाश, तुम्हारा बहुत बुरा हाल। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रॉक्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो एंटोमोलॉजी इज साइंस दैट स्टडीज इंसेक्ट, और एंटोमोलॉजिस्ट वो होते हैं जो ये स्टडी करते हैं। देखो इंसेक्ट की स्टडी में वो क्या करते हैं, उनका लाइफ साइकिल देखते हैं, ठीक है, उनकी फिजियोलॉजी देखेंगे, बिहेवियर कैसे इकोलॉजी के साथ वो चेंज होते हैं, कैसे इन्वायरमेंट के साथ चेंज का लाते हैं वो, ठीक है, तो वो सब चीजें स्टडी करते हैं कौन? एंटोमोलॉजिस्ट। और उसकी इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर तुम समझो इसे। एरिट्रिया एक कंट्री है, एरिट्रिया एक कंट्री है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं विच बिकेम द 182nd मेंबर ऑफ यूएन इन 1993। तो इससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजें तुम्हें पहले समझ आ जाए। जैसे बात करूं अगर मैं यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की, एक चीज तो ये याद रखना यूनाइटेड नेशंस के बारे में कि इस टाइम पे करंटली कितनी कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशन की मेंबर है, वो तुम्हें पता होना चाहिए, 193। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशन का काम क्या है? एक बेसिक काम अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन का बेसिक काम क्या है? क्या क्या करना? प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी, ठीक है, राइट्स प्रोवाइड करना, ठीक है, ह्यूमन राइट्स चेक करना कि ह्यूमन राइट्स प्रॉपर मिल भी रहे हैं नहीं मिल रहे, पीस मेंटेन करके रखना। तीन चीजें, पीस मेंटेन करके रखना, सिक्योरिटी का देखना, और साथ में ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करके रखना। ये तीन काम है किसके? यूनाइटेड नेशंस के। और करंटली कितने मेंबर्स हैं इसमें? 193। और जो लास्ट मेंबर जो अभी जुड़ा था यूएन के साथ, वो कंट्री कौन सी थी? साउथ सूडान। और वो कब जुड़ी थी? 2011 में। अब वो बोल रहे कि 182nd मेंबर जो था, कंट्री का नाम बताया उसने, एरिट्रिया, वो विच बिकेम द 182nd मेंबर ऑफ द यूएन इन 1993 इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, वो मतलब किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है वो कंट्री? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, नन ऑफ दीज। तो अफ्रीका, ये कंट्री कहां पे है? अफ्रीका में है, ठीक है, कॉन्टिनेंट में। तो एरिट्रिया इज नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, जो कहां पे है? रेड सी कोस्ट के साइड पे। तो यहाँ पे तुम्हें इसका अगर मैप दिखाऊं तो ये तुम्हारा रेड सी है, ठीक है, और ये कंट्री कहां पे? ये नॉर्थ ईस्ट में। गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट मेरे को एक चीज बताओ, मैं तुम्हें जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करवाई थी, जो थोड़ा थोड़ा तो मेरे को याद, मेरे को लगता है कि शायद तुम्हें याद है, करवाई थी, ठीक है। चलो मेरे को बताओ काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क दैट इज फेमस फॉर राइनोसोरस, और वो कहाँ पे है? असम में, ठीक है। जिम कॉर्बेट याद है? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, गर्म पानी सेंचुरी, ये भी कहाँ पे लोकेटेड है? असम में। तत्ता पानी वो नहीं, गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। यहाँ पे देखो, तो ये कहाँ पे है? गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पे लोकेटेड है? दीपू एक जगह है असम में। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंचुरीज कंटेनिंग हॉट वाटर स्प्रिंग एंड वाटरफॉल्स सराउंडेड बाय नंबर सेंचुरी हैविंग 51 रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड। तो इतना याद रखना, यहाँ पे काफी सारी स्प्रिंग्स हैं जो गर्म पानी की है, वाटरफॉल्स है, इसलिए इसका नाम भी क्या है पड़ा हुआ? गर्म पानी सेंचुरी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इज नोबेल प्राइज अवॉर्डेड? कहता कि कोई ऐसी मतलब फील्ड बता दो जिस फील्ड के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है। कौन सी ऐसी फील्ड है? लिटरेचर के लिए दिया जाता है, पीस के लिए दिया जाता है, इकोनॉमिक्स के लिए भी दिया जाता है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजियोलॉजी के लिए, मेडिसिन के लिए, सबके लिए जो है नोबेल प्राइज जो है अवार्ड किया जाता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री रिलेटेड थोड़ा सा समझो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नाउन एज, हाँ कौन सी पार्टी थी? नाजी पार्टी। अब मेरी बात सुना ध्यान से। अच्छा, वर्ल्ड वॉर सेकंड जो थी, सॉरी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो थी, वो एंड कब हुई? 1919, नवंबर 1919 में जो वर्ल्ड वॉर थी तुम्हारी एंड हुई, इतना तुम्हें पता है।
और तुम्हें पता था यहाँ पे जो वर्ल्ड वॉर हो रही थी वो दो पावर्स के बीच में हो रही थी, एक सेंट्रल पावर और अलाइड पावर्स के बीच में हो रही थी, इतना पता। अब सेंट्रल पावर में जर्मनी था, ऑस्ट्रो हंगरी था, है ना, ये कुछ 3 कंट्रीज थी और 3-4 कंट्रीज वहां थी। और 1917 में एक कंट्री जो थी दैट इज यूएसए, वो जुड़ गई थी अलाइड पावर के साथ, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में, ठीक है। और तुम्हें इतना पता है हारी कौन सी थी, जो सेंट्रल पावर थी, जर्मनी वाली, जो जर्मनी जो कंट्री जो थी वो हार गई थी, ठीक है, हार गई। अब वो हारी तो कुछ डिमांड्स उनको करनी पड़ी पूरी, कि जो जो जगह जगह पे, जिन जिन जगह पे उन्होंने कब्जा करे उनको तो पहले छोड़े, क्योंकि हार गई अब वो, ठीक। और जो द्वितीय कंट्रीज उनकी बातें माननी पड़ेगी, तो जो जिन जगह पे कब्जा करे उनको छोड़ दे, ठीक है। जर्मनी उनमें से एक कंट्री थी, छोड़ना पड़ा, ठीक है। सुनना ध्यान पे, ध्यान से। कुछ कहते हैं ना कि जो भी कंट्रीज को हार्म हुआ है, तो जहाँ फिर जो चीजें तुमने करी, खत्म करी, तो उनको भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, चीजों को सही करना पड़ेगा, ठीक है। और जो जगह तुमने जीती उनको छोड़ना पड़ेगा, ये जर्मनी को करना पड़ा था, ठीक है। और उसी चीज को लेके जर्मनी में ना, जर्मनी की उसी चीज को लेके ना एक भावना थी कि हमारे साथ गलत हुआ, छोड़ने में, क्योंकि जो चीजें जीती उसको छुड़वाया, गलत हुए। उसी चीज को टैकल करने के लिए इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी 1919 में, नाजी पार्टी बनाई थी, ठीक है। पार्टी बनाई और ये पूरी पावर में कब आई, 1933 में। और इस पार्टी का रूलर कौन था, हिटलर, हिटलर, एडोल्फ हिटलर। और वो उसने जो रूल चलाता था, वो रूल क्या था कि टोटलिटेरियन रूल था, जिसमें क्या रहता है, जैसे देखो एक चीज समझाता हूँ, एक रहती है टायरनी, मोनार्की रहती है। तो दोनों में एक फर्क क्या होता है कि देखो, मोनार्की और टायरनी दोनों सेम है, उसमें एक सिंगल पर्सन का रूल होता है, बस वही जो कहेगा वही होगा, ठीक है, डिक्टेटरशिप बोल दो। इसने यहाँ पे जो रूल चला था वो टोटलिटेरियन था, मतलब कि सिंपल समझना, जो एक बंदा जो रूल कर रहा है ना, जो पार्टी, नाजी पार्टी रूल कर रही है, तो जब तक वो रूलर रहा तब तक उसी की पार्टी ने रूल करा और किसी पार्टी ने रूल नहीं करा, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हिटलर पार्टी केम इनटू पावर कब आई थी, 1933, और इस पार्टी का नाम क्या था, नाजी पार्टी। अब वो क्या बोल रहे हैं कि हिटलर पार्टी थी, पावर में कब आई है, 1933 में, और नाजी पार्टी बोलो उसे, अंडर द लीडरशिप ऑफ एडोल्फ हिटलर। ये उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए उसमें, द नेशनल, इसका एक और नाम था द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब ये मास मूवमेंट इन्होंने चलाई, ठीक है, और रूल करा जर्मनी को थ्रू टोटलिटेरियन मींस। कब से कब तक रूल करा था इस पार्टी ने, 1933 से 1945 तक। टोटलिटेरियन का टोटलिटेरियन का मतलब पता है यहाँ पे यही है कि इतना समझना कि जो रूल एक ही पार्टी कर रही हो, जब तक वो थी वही पार्टी वहां पे है, वही रूल करेगी, और कोई पार्टी नहीं है और कोई रूल कर नहीं सकता, ठीक है, कोई उसके खिलाफ खड़ा हो नहीं सकता, सिर्फ वही रूल करेगा। फाउंड कब हुई थी, 1919, और किसके बाद हुई थी, वही जो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, ठीक है। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, यही ट्रीटी थी वर्सलिस की, जिसके अंडर उनको क्या करना पड़ा था कि जर्मनी ने जहां जहां कब्जा करा था, कुछ फिर उनको वहां पे कंसेशंस देनी पड़ी थी एंड रेपरेशंस देनी पड़ी थी, जो जगह उन्होंने कब्जा करा उनको छोड़ना पड़ा था। वो ट्रीटी कौन सी, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। और ये हुई कब थी, ताकि क्या हो सके, वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है वो एंड हो सके। तो तुम्हें को एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड वार एंड जब मतलब करी गई तो कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। और उसमें था क्या कि जहां जहां जर्मनी ने कब्जा करा हुआ, एक तो पहले तो वर्ल्ड वार एंड करो, और जहां जहां जर्मनी ने कब्जा करा उसे छुड़वाओ, ठीक है, और कुछ कंसेशंस या रेपरेशन जो है वो भी पे करो। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज एफएफसी स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल, नहीं, नहीं। फॉरेन फाइनेंस कॉर्पोरेशन नहीं, एक है फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सारे सेम थे इसलिए कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो एफएफसी स्टैंड्स फॉर फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका मतलब इतना समझ आ रहा है कि ये एक ऐसी बॉडी है जो फाइनेंस, पैसे प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये एक इंडिया की स्टेट फंडिंग बॉडी है, जो कब एस्टेब्लिश हुई थी, 27 में, ताकि क्या हो सके, जो फिल्म मूवीज बनाते हैं उनको फंड किया जा सके। ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है, दैट इज फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर वॉज। देखो लैंग्वेज होती है, हम तो जो लिखते हैं वो नॉर्मल है, जो लैंग्वेज हम लिखते हैं ना वो नॉर्मल है, बट शॉर्ट हैंड समझ लो कि अगर मैं समझ लो ए लिखना होगा ना, तो उसको सिंपल कुछ और डिनोट किया होगा, ये डिनोट किया होगा, बी लिखना होगा तो शायद ऐसे डिनोट किया होगा। तो ये होती है शॉर्ट हैंड राइटिंग, ठीक है, सिर्फ सिंबल से डिनोट करके राइटिंग करी जाती है, लिखा जाता है।
हाँ वैसे समझ लो कुछ, ठीक है। तो फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर कौन था? डॉक्टर जीडी बिस्ट, जेम टैगोर, पहला ही डॉक्टर जीडी बिस्ट जो थे ये शॉर्ट हैंड राइटर थे, और इन्होंने मतलब मेरे मेरे हिसाब से पता नहीं कितने वर्ड राइट करते थे, 1927 में भी। वर्ड की बात करते हैं एप्सुम की। एप्सुम इज द प्लेस एसोसिएटेड विद, इंग्लैंड में एक जगह है एप्सुम, और वो प्लेस जो है किसके रिलेटेड है? शूटिंग, हॉर्स रेसिंग, पोलो या स्नूकर? तो हॉर्स रेसिंग, तो हॉर्स रेसिंग के साथ ये रिलेटेड है, और ये टाउन है कहाँ पे? कहाँ पे ये टाउन कहाँ पे है सर? इंग्लैंड में, और ये किस चीज के रिलेटेड है? हॉर्स रेसिंग की, ठीक है। इतना ही है, एक सेकंड रुको और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज का तुम्हारा करंट अफेयर। तुमने 1 अप्रैल वाले करे थे? चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि व्हेन इज द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो तुम्हें पता है दैट इज 2 अप्रैल, और यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसा भी तो हो सकता है नो ऑप्शन, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? 2 अप्रैल, यहाँ पे एक भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ये याद रखना। मेरी बात सुनो, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऑप्शन उसने दिया हो वहां पे और उसमें से एक भी ऑप्शन करेक्ट ना हो और कोई और ऑप्शन करेक्ट हो? ऐसा हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं ना, तो क्या हो गया? बस ये याद रखना, यहाँ पे ऑप्शन इसने ये गलत कर दिया हुआ है, ये गलत समझना। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे जो सेलिब्रेट करा जाता है हर साल, वो कब करा जाता है? 2 अप्रैल को। व्हेन इज द वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये ना एक ऑटिज्म एक डिजीज है जो कि मेरे को लगता है तुम सबको है। जो बच्चे डेवलप हो नहीं पाते ना, जो बच्चे डेवलप हो नहीं पाते ना, ब्रेन के बेसिस पे देखा जाए बच्चे डेवलप नहीं हो पाते, चीजों को समझ नहीं पाते, है ना? तुम सबका वही हाल है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम एक डिजीज आती है जिसमें बच्चे को भूलने की बीमारी होती है, उस डिजीज का क्या नाम है? भूलने की बीमारी होती है, चीजें बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। कौन सी? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो है, उसी को एक नाम मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मैंने पढ़ाया भी है तुम्हें, आपको टाइटल दिया था उसका मैंने। हाँ, जो बंदा एक्सेसिव जो बोलता हो ना, जो एक्सेसिव बोलता हो, बहुत ज्यादा बोलता हो, उस डिसीज का नाम होता है लगोरिया, ठीक है। जो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली बोलता हो। बट यहाँ देखो, ऑटिज्म अवेयरनेस डे हर साल कब सेलिब्रेट करा जाता है? 2 अप्रैल को। Recently, marketplace has achieved GMV of how many lakh crores? देखो, GMV की फुल फॉर्म कोई पूछे तुम्हें, ये है मेरे हिसाब से मर्चेंडाइज वैल्यू है, देखना एक बार इसकी फुल फॉर्म देखना। गवर्नमेंट नहीं है, ग्लोबल मर्चेंडाइज वैल्यू, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, ठीक है। तो रिसेंटली मार्केट प्लेस कितने लाख करोड़ का उन्होंने प्रोजेक्ट जो था वो देख कर है, 4 लाख करोड़ का, जो फाइनेंशियल ईयर गया 2023 से 2024 तक। समझ लो, देखो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू वो क्या होती है ना, वो समझना। जितने भी देखो प्रोडक्ट तुम बेचते हो कस्टमर टू कस्टमर, जैसे तुम जितनी भी, हाँ C2C जो रहता है, जितने भी कमाई हुई है ना C2C में, या C2C वाले बिजनेस में जितनी भी कमाई हुई है वो 2023 से 24 तक वो कितनी हुई है? 4 लाख करोड़। Recently, which country will participate in the Miss Universe contest for the first time? ये important question है, that is Saudi Arabia. With whom has Tata recently partnered for EV charging station? और किस किस के साथ कर रहे हैं? HPCL, हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद who has scored the highest score in, ये तो तुम्हें अभी रिसेंटली हुआ, सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है। टू विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली रिलीज द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 करोड़? तो किस कंट्री को रिलीज करे, किस कंट्री को दिया इंडिया ने अभी 500 करोड़ का? किसको दिए? भूटान को।
ठीक है, अच्छी बात है। मिस यूनिवर्स बनी नहीं है, पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च सैटेलाइट फॉर एटमॉस्फेरिक स्पेस एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग? तो कौन सी कंट्री जो है अभी रिसेंटली लॉन्च करे इसने सैटेलाइट, किसके लिए? ताकि एटमॉस्फेरिक स्पेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करा जा सके। कौन सी कंट्री है? चाइना। ट्राई करना। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज लीगलाइज्ड गे मैरिज? तो कौन सी कंट्री है? थाईलैंड। तुम्हारी कंट्री में भी हो जाएगा। हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू साइन फॉर अ लैटिन अमेरिकन क्लब? दैट इज विजय शेत्री। नाइन्थ वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ आ जाएगा। रुक जाओ, जो हंस रहे वही थे।